हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम डिस्कस करेंगे अपने टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका हम दो पार्ट्स में टेस्ट लेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, जो टेस्ट 1 हुआ है आपका उसमें टोटल 32 क्वेश्चन से अब हम उनके वीडियो सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जो सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक था उसको मैं 3 पार्ट्स में पढ़ाता हूँ, आपको पता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन, एक में हम डिस्कस करते हैं कैटालिसिस, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। और आपको ये भी पता होगा कि हर साल सरफेस केमिस्ट्री से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हमारे मास्टर कैडर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो ये 3 पोर्शन थे, इन तीनों पोर्शन में से मैंने 2 पोर्शन के क्वेश्चन आपको टेस्ट 1 में डाले थे। तो इसमें मोस्टली आपको क्वेश्चन जो होंगे एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस से रिलेटेड होंगे। तो एडजॉर्प्शन तो आपको पता ही क्या होता है, जैसे ये कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर जब आके मॉलिक्यूल्स अकोमोलेट हो जाते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। अब जिस सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब होते हैं इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो चीज़ आके एडजॉर्ब होती है इसको हम बोलते हैं क्या, एडजॉर्बेट। तो जो मॉलिक्यूल्स आके एडजॉर्ब हुए इनको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। अगर जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बाहर निकालना स्टार्ट कर दें, जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल हैं इनको अगर हम बाहर निकालना स्टार्ट कर दें तो वो प्रोसेस होता है हमारे पास डिसॉर्प्शन। क्लियर है आपको, ये बेसिक टर्म्स थी जो आपको आती होंगी। और एडजॉर्प्शन भी हमारे पास 2 तरह का था, एक था फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम फिजिक्स ऑप्शन बोलते थे, और एक था हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम केमिस ऑप्शन बोलते थे। तो ये बेसिक से पॉइंट है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, 3 थ्योरीज मैंने आपको बताई थी। एक थी हमारे पास फ्रेंडली आइसोथर्म, एक थी लैंगम्यूर आइसोथर्म, और एक थी हमारे पास कौन सी, बीईटी। ठीक है, बीईटी का सिंपल सा मैंने आपको सिर्फ आइडिया ही दिया था। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर आइसोथर्म विच व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज वेरी लार्ज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो जब हमारे पास प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी बेसिकली, ठीक है, एक्स वाई एम इज इक्वल टू ए पी ओवर 1 प्लस बी पी। जब हमारे पास लैंगम्यूर की इक्वेशन क्या थी, एक्स ओवर एम इज इक्वल टू ए पी ओवर 1 प्लस बी पी। अब प्रेशर काफ़ी हाई है, ठीक, प्रेशर काफ़ी हाई है, मतलब बीपी की वैल्यू काफ़ी हाई होगी। तो 1 प्लस बीपी को हम अप्रॉक्सीमेट किसके को लिख सकते हैं, 1 प्लस बीपी को किसके को लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, सॉरी बीपी लिख सकते हैं, बिकॉज बीपी की वैल्यू क्या है, काफ़ी बड़ी है। तो 1 प्लस बीपी ऑलमोस्ट बीपी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1 प्लस बीपी को बीपी रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स ओवर एम इज इक्वल टू ए पी ओवर बी पी। तो पी से पी कट जाएगा, एक्स वाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ओवर बी। मतलब एक्स वाई एम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारे पास कांस्टेंट होगी। मतलब जो हमारे पास एक्स वाई एम किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ए ओवर बी, ए एंड बी तो कांस्टेंट होते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब भी हमारे पास हाई प्रेशर लेते हैं तो एक्स वाई एम जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब फिर वो प्रेशर के साथ चेंज करने वाली नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, तो क्लास में एज इट इज आपको ये वाला टॉपिक मैंने करवाया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडजॉर्प्शन। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो देखो, पहली एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस सरफेस एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। मतलब इस केस में जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच भी डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉन्ड्स बनते हैं और इंट्रोपी, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन जाते हैं तो इसमें इंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एडजॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू अनसैचुरेशन ऑफ वैलेंस फोर्सेस, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था रेजिडुअल फोर्सेस, तो वैलेंस फोर्सेस का क्या मतलब, यहाँ पे रेजिडुअल फोर्सेस। तो ये वाला पॉइंट भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पहले लेक्चर के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। अगर हम ऑप्शन डी पे सीधा ही मूव कर जाते तो आपको पता चल जाता ऑप्शन डी क्या थी हमारे पास, इनकरेक्ट थी, क्योंकि एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एडजॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप सपोज करो ये सरफेस है, इसके ऊपर आके मॉलिक्यूल चिपक गए, अब हमने सरफेस को क्या करना चालू कर दिया, हीट देना चालू कर दिया,
मॉलिक्यूल्स को हीट देना चालू कर दिया तो वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना, बाहर चले जाएंगे। तो बाहर चले जाएंगे मतलब एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एडजॉर्प्शन क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी और यही हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैमियस ऑप्शन, ठीक है। कैमियस ऑप्शन इरिवर्सिबल होती है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कैमियस ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एक बार बन गए तो उनको तोड़ना वापिस से मुश्किल होता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो फिजिक्स ऑप्शन होती है जिसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं वो रिवर्सिबल नेचर की होती है। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा इस केस में, ज़्यादा होगा। लो टेम्परेचर फेवर फॉर एडजॉर्प्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लो टेम्परेचर फेवर, ठीक है ना। विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट में अभी गड़बड़ है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्यों गड़बड़ है इसमें, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेसिफिक नेचर की होती है, बिल्कुल जैसे केमिकल बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, वैसे ही केमिक्स ऑप्शन में भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो भी स्पेसिफिक नेचर की होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है वो समझते हैं। देखो केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए हमें केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाना होता है हमने, अगर हम एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ ड्रॉ करें, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ ड्रॉ करें, जब भी हमने केमिकल बॉन्ड बनाना होता है तो पहले हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। मतलब इनिशियली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बाद में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एडजॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, मैं दोबारा से ग्राफ बनाता हूँ इसको। ठीक है, एक्स वाई एम का ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, एक्स वाई एम वर्सेस टी, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर केमिस ऑप्शन के लिए। तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होती है और उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत भी नहीं है, पूरी तरह से सही भी नहीं है। देखो इनिशियली हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए और बाद में क्या चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत नहीं है बट पूरी तरह से सही भी नहीं है, बिकॉज हमें इनिशियली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बाद में कम टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो इतनी एनर्जी हम देते हैं ना, इससे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको मैं रेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। इतनी एनर्जी देने पे केमिकल बॉन्ड बन जाता है। केमिकल बॉन्ड बन गया, अगर हम फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास एडजॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये किसको शो कर रहा है, जो ग्रीन वाला है, कि एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत भी नहीं है बट पूरी तरह से सही भी नहीं है, इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द मैक्सिमम फिजिक्स ऑप्शन ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। ठीक है, मैक्सिमम फिजिक्स ऑप्शन का क्या मतलब है, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन पूछ रहा है वो। ठीक है, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन पूछ रहा है। तो मैक्सिमम एडजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितनी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जितनी जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी उतने वो क्लोज होंगे और इतने ही जल्दी जाके क्या हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। देखो एक गैस है, गैस में मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं तो वो उसको चिपकाना डिफिकल्ट होगा, बट अगर लिक्विड को एक सरफेस के ऊपर चिपकाना है वो ईजी रहता है रिलेटिवली। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8a/27 RB भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर भी हमारे पास क्या करती है, एडजॉर्प्शन डिपेंड करती है। तो आप मुझे बता सकते हो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में होंगी। देखो ये वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये वाला नॉन पोलर है। अब SO2 और CO2 में SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो गया। पोलर मॉलिक्यूल के साथ इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, हाई है। इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। अगर इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होगा। तो इसका क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने मेरी थ्योरी वीडियोस देख ली होंगे, तब आपको ये वीडियो सोल्यूशन इजीली क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन ए क्या था इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ कैमियस ऑप्शन, ठीक है ना, डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। भाई प्रेशर बढ़ाने पे तो रेट ऑफ कैमियस ऑप्शन इंक्रीज होता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे तो रेट ऑफ कैमियस ऑप्शन इंक्रीज होता है, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर पे तो डिपेंड करती है, ठीक है ना, प्रेशर पे तो डिपेंड करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस ही बात है। इज मैक्सिमम एट ये कोई लॉजिक नहीं है। इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन डी क्या था, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। प्रेशर बढ़ाने पे कैसे इंक्रीज होती है, देखो पहले मॉलिक्यूल ऐसे थे घूम रहे थे, हमने प्रेशर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और सरफेस के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पे जो एडसॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडसॉर्प्शन। ठीक, पहली फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स फेल्स एट हाई प्रेशर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाई प्रेशर के ऊपर फ्रेंडली आइसोथर्म क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। हमारे पास फ्रेंडली आइसोथर्म की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई एम इज इक्वल टू पी की पावर के इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है ना। एट हाई प्रेशर क्या होता है हमारे पास, हाई प्रेशर पे हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास इन्फानाइट हो जाती है, मतलब 1/n की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब हमारे पास 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी या n की वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी, तो उस केस में 1 p की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो एक्स वाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू पी की पावर 0, मतलब p के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। तो हाई प्रेशर के ऊपर जो फ्रेंडली आइसोथर्म है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इन फिजियस ऑप्शन मल्टीलेयर फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है ना, फिजिकल एडसॉर्प्शन में तो मल्टीलेयर होता है, ठीक है ना। इन केमिकल एडसॉर्प्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं मुझे, तो इसका ऑल ABCD क्या आ जाएगा, सॉरी ABC क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑल ABC क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेट तो नहीं करवाया, बट इसके लिए हम यूज़ करते हैं BET इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अपनी कॉपी में ऐड कर लेना, ठीक है। फ्रेंडली और लैंग्वेज को तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, BET का जस्ट मैंने आपको रफ सा आइडिया दिया था, और मैकबेन इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर सरफेस एरिया किस इक्वेशन में कैलकुलेट करते हैं, तो वो BET इक्वेशन में हम सरफेस एरिया को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ऑल्दो मैंने थ्योरी में इसको करवाया नहीं था आपको, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं उन्होंने ना डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, बिकॉज उन्होंने ग्राफ को अच्छे से नहीं समझा होगा। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक चलेगा हमारा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या टिक किया होगा, जो मेरे से पढ़े हैं उन्होंने T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 टिक किया होगा, ठीक है। उनका लॉजिक बिल्कुल सही है, बट ये ऑप्शन क्यों गलत होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो उसने पूछा है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब T3 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा। तो T3 सबसे छोटा टेम्परेचर होना चाहिए, तो हमारा कायदे से T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होना चाहिए, ठीक है। T1 पे क्या है, एब्जॉर्प्शन कम है, और एब्जॉर्प्शन कब कम होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा। तो लॉजिकली हमें ये ऑप्शन टिक करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। बट ऑप्शन डी क्यों आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर ये ग्राफ सारे ओरिजिन से स्टार्ट होते, ठीक है, अगर ये सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट होता कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। बट उन्होंने जो ग्राफ स्टार्ट किए ना वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट किए, पहला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लिया, सेकंड ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लिया, थर्ड ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लिया। इनडायरेक्टली उन्होंने सेम पॉइंट से ही ग्राफ स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर जाने पे तो ग्राफ भी तो ऊपर से स्टार्ट हुआ है, एक्चुअल में उन्होंने यहीं पे कंफ्यूज कर दिया हमें, ठीक है ना। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ स्टार्ट होते बिल्कुल ओरिजिन से, ठीक है ना, और एक्स वाई एम वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ करते हम, तो सपोज करो ये T3 था, ये T2 था और ये T1 था। तो इस केस में डेफिनेटली T1 बड़ा होता, T2 फिर T3, जो आपका लॉजिक था। बट ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते तब, बट यहाँ पे ना ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हुए। यहाँ पे तो T1 ग्राफ के लिए ये ओरिजिन हो जाएगा, T2 ग्राफ के लिए ये ओरिजिन हो जाएगा, T3 ग्राफ के लिए ये वाला ओरिजिन हो जाएगा, मतलब तीनों इनडायरेक्टली सेम पॉइंट से ही स्टार्ट किए गए। तो इसलिए टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 एंड टेम्परेचर 3 क्या आने थे इस क्वेश्चन के लिए
इक्वल आने थे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ लगभग 100% स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते, बिकॉज हम जो क्लासेस में पढ़ते हैं वो ये वाला ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला ग्राफ नहीं पढ़ते, ठीक है ना। मैंने भी नहीं करवाया था, बट क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोथर्मल विच हैज़ फ्रैक्शनल कवरेज। ये फ्रैक्शनल कवरेज की बात जो है हमारे पास एक ही आइसोथर्म करता है, और वो कौन सी होती है हमारे पास, लैंगम्यूर आइसोथर्म, ठीक है ना। लैंगम्यूर आइसोथर्म क्या कहती है कि हमारे पास कोई एडजॉर्बेंट है, उसके सरफेस के ऊपर काफ़ी सारी साइड्स होती हैं, इनके ऊपर आके क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एडजॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस कवरेज की बात करती है वो कौन सी थ्योरी होती है, लैंगम्यूर आइसोथर्म होती है। क्लास में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। टैम्किन आइसोथर्म आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये नेट के सिलेबस में है। बीईटी का मैंने आपको रफ आइडिया दिया था, और फ्रेंडलिच को तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर तो हमने डिटेल में पढ़े, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बीईटी का मैंने आपको रफ आइडिया दिया था, और टैम्किन आइसोथर्म आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फॉर फिजिक्स ऑप्शन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज जनरली इन द रेंज, ठीक है। काफ़ी कम होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, और उसकी रेंज कितनी होती है, 20 से लेके 40 किलो जूल, ठीक है ना। ये भी आपको नोट्स में करवा रखा है मैंने सब पॉइंट्स, आई होप आपको याद आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है, ठीक, फ्रेंडली आइसोथर्म का क्वेश्चन है। आपको एक्स वाई पी एक्स लॉग एक्स वाई एम वर्सेस लॉग पी का ग्राफ दिया है, और उनमें से पूछा स्लोप किसके बराबर होगा। तो हमें पता है जो इक्वेशन होती है फ्रेंडली आइसोथर्म की, वो क्या होती है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। तो यहाँ पे एक्स बाई एम का मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग एक्स बाई एम किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग के इंटू पी की पावर 1/n। तो इसको जब भी हमारे पास टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस में हो जाती है, लॉग एक्स बाई एम किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1/n। अब जब भी लॉग के अंदर पावर होती है तो वो बाहर आ सकती है, तो लॉग एक्स बाई एम किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है। ऑल्दो मैं तो क्लास में तो एक स्टेप में ही लिख देता हूँ, बट क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने पहली बार पढ़ी होगी जो टेस्ट सीरीज बैच के हैं, तो उनके लिए ये मैंने पूरी डेरिवेशन कर दी। तो यहाँ पे देख लो, हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, लॉग एक्स बाई एम वर्सेस लॉग पी के बीच में। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, ये हमारे पास वाई हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, तो एम हो जाएगा ये, और ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इंटरसेप्ट इक्वल होगा लॉग के, और जो हमारे पास स्लोप होगा, स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा, 1/n के, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, आपसे स्लोप पूछा है, तो स्लोप का लिए क्या आंसर आ जाएगा 1/n, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन द फॉलोइंग आइसोथर्म, ठीक है, जो हमारे पास ए पॉइंट पे आके देखो कोई भी एडजॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा, मतलब एक्स वाई एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए ऑप्शन ए क्या था हमारे लिए, करेक्ट था, ठीक है। तो और हमारे पास ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी डिसऑप्शन में स्टार्ट फ्रॉम ए बी। देखो अगर डिसऑप्शन होता तो ग्राफ का नीचे नीचे को आता, ठीक है, बट ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। उसके बाद एक्स वाई एम इज इक्वल टू पी की पावर 1/n, ठीक है, अलॉन्ग ओ ए पॉइंट, ठीक है। शायद इसको इन्होंने ओ मान लिया होगा, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी भी, ठीक है, बट ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये तो इनकरेक्ट है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन सी सही लग रहा है बिल्कुल, एक्स वाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। वो टेम्परेचर रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। अगर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना हो तो इसका ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक है। अब पॉइजनस गैस इज एब्जॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, जैसे ये एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस है, इसके ऊपर आके पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट जो चारकोल है, और जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्बेट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या बनना था, जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक होती है, मैं आपको ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाऊंगा, बट वो भी क्या करती है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के बेस के ऊपर क्या करती है, काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर था डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिस ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल होती है, बिल्कुल सही है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक नेचर की होती है। और द ऑप्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। स्पेसिफिक भी होती है, इरिवर्सिबल भी होती है। ठीक है, डेल्टा एच इज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, 400 किलो जूल। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट रेंज होती है वो 40 से लेकर 280 तक होती है। तो यही वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, बिकॉज इसकी जो रेंज है, ठीक है ना, वो 40 से लेके 280 किलो जूल तक होती है। ठीक है ना, तो वैसे 400 भी जा सकती है, बट क्योंकि इसमें बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो हमारे लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिकॉज जो इसकी रेंज होती है वो 40 से लेके 280 तक ही होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, केमिस ऑप्शन के लिए, ठीक, केमिस ऑप्शन के लिए टेम्परेचर के साथ सीधा डिक्रीज होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी नहीं होता। ठीक है, ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा हमारा, बिकॉज इस केस में क्या होता है, इनिशियली जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हमने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एज इट इज़ आपको क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये यहाँ तक हमारे पहले 16 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन कवर होते हैं। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।